से पहले हम कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करें, अगर ये मैं गिलास थ्रो करके किसी के सर पे फेंकता हूँ तो क्या होगा। सीधी बात है कि सामने वाले का सर भी टूटेगा और मेरा गिलास। सर टूटता है वो हमें समझ आता है, क्योंकि मैंने जो गिलास फेंका है वो जाके उसके सर पे फोर्स लगाएगा, लेकिन गिलास क्यों टूटा, सही। और इसी तरह ही हम देखते हैं जब गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो दोनों गाड़ियां जो है वो टूट जाती हैं, सही है। और इसी तरह जब भी कोई गाड़ी किसी वाल या दीवार से टकराती है तो वह दीवार और गाड़ी दोनों टूट जाते हैं। और इसी तरह अब जैसे ही मैं इस बलून में हवा भर के इसे छोड़ूंगा तो ये ऊपर जाएगा। तो देखा आपने कि ये बलून ऊपर गया। तो ये बलून ऊपर क्यों गया? और इसी बलून वाले प्रिंसिपल को यूज़ करके जो रॉकेट है वो स्पेस में लॉन्च किए जाते हैं। और तीसरी बात, क्या आपने कभी अपनी गाड़ी या किसी बस से ऐसे हाथ खिड़की से बाहर निकाल के फील किया है कि आपके हाथ के साथ क्या होता है? अगर आप ऐसे खिड़की से हाथ निकाल के रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपके हाथ पे कोई फोर्स वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं लग रही होगी कि अप और डाउन या मोशन नहीं करेगा आपका हाथ, ठीक है। जैसे ही आप अपने हाथ को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ जो है ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर क्यों जाता है, ठीक है। और इसी तरह ही एरोप्लेन भी इस प्रिंसिपल को यूज़ करके फ्लाई करता है। तो ये इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो अब हम देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो दूसरी वाली बॉडी पहले वाली बॉडी पे उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। इसका मतलब है कि अगर सपोज कर लें ये मेरा हाथ जो है एक बॉडी है और दूसरी ये वाल जो है बॉडी है। अब अगर ये मेरा हाथ इस वाल पे फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, वाल भी उतना ही सेम मैग्नीट्यूड का मेरे हाथ पे फोर्स लगाएगी पर अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मेरे हाथ का फोर्स जो है वो टूवर्ड वाल है और वाल का जो फोर्स का डायरेक्शन है वो टूवर्ड मेरे हाथ है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है अगर कोई एक ए बॉडी दूसरी बी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो बी भी उतने ही सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगी ए पे पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब जो हमने केसेस देखे इन सारों में ऐसे ही हो रहा था। जैसे मैंने गिलास को फेंका तो गिलास तो फोर्स लगा रहा था किस सर पे, और सर भी जो सामने बंदे वाले का सर था वो भी फोर्स लगा रहा था गिलास पे, तो गिलास टूट गया, ठीक है। इसी तरह गाड़ियाँ भी जब जाके वाल को या दूसरी गाड़ी को टक्कर लगाती हैं तो सामने वाली गाड़ी या दीवार भी उस गाड़ी पे फोर्स लगा रही होती है और उस वजह से दोनों टूट जाती हैं। और इसी तरह जो हमने बलून का केस देखा, उस बलून में क्या था कि बलून जो है एयर जो अंदर भरी हुई थी उसको नीचे पुश कर रहा था और जो एयर जो बलून से बाहर आ रही थी वो वापस जो है रिएक्शन लगा रही थी या वापस फोर्स लगा रही थी बलून पे। उस फोर्स की वजह से बलून ऊपर गया। और इसी तरह ही रॉकेट में भी होता है। रॉकेट में जो गैसेस जो है नीचे तेज़ी से बाहर निकलती हैं और वो गैसेस जो है रिएक्शन लगाती हैं अपवर्ड रॉकेट पे और रॉकेट को स्पेस में लॉन्च होने में मदद करती हैं। और इसी तरह जो हमारा एरोप्लेन होता है उसकी भी डिज़ाइन, उसकी जो विंग होती है उसकी डिज़ाइन ऐसे की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर को नीचे पुश करें। जैसे मैंने कहा कि अगर हमारा हाथ इस पोजीशन में होगा हॉरिजॉन्टली तो ये इतनी ज़्यादा एयर को नीचे पुश नहीं कर रहा होगा। जैसे हम अपने हाथ को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा हाथ ज़्यादा एयर को नीचे पुश कर रहा होता है। तो जो एयर नीचे पुश हो रही होती है वो
ऊपर अपवर्ड की तरफ फोर्स लगा रही होती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, एयर जो नीचे पुश हो रही होगी वो अपवर्ड फोर्स लगाएगी और वो अपवर्ड फोर्स हमारे हाथ को ऐसे ऊपर नीचे लेता है। और इसी तरह ही एयरप्लेन की विंग जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को नीचे पुश करती है और इस वजह इसकी मदद से एरोप्लेन फ्लाई कर सकता है। तो ये थी जो क्वेश्चंस हमारे थे, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ने हमारे क्वेश्चंस जो थे वो क्लियर कर दिए। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि फोर्सेस हमेशा पेयर में होते हैं। जैसे मैं इस पे वाल पे फोर्स लगा रहा हूँ, ये मेरा है एक्शन, ठीक है, और क्या होगा, वाल भी मेरे हाथ पे वापस फोर्स लगा रही है, वो है रिएक्शन। तो फोर्सेस जब भी लगेंगे वो पेयर में लगेंगे। सीधी बात है, अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो वो सामने वाली बॉडी भी पहले वाली बॉडी पे फोर्स लगाएगी, तो उसका मतलब एक्शन रिएक्शन दोनों पेयर में हो जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के मिसकंसेप्शन पे, ठीक है। तो कभी कभी हम ऐसे कह देते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है, एक्शन एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हम क्या कहते हैं कि यार अगर एक्शन और रिएक्शन जो है इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो बॉडी या तो रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी। अब इसका आंसर ये है कि न्यूटन्स के जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं वो हमेशा अलग बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं। जैसे अब अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ इस वाल पे, तो मेरा एक्शन सिर्फ इस वाल पे लग रहा है, ठीक है, और जो वाल का रिएक्शन है वो सिर्फ मेरे इस हाथ पे लग रहा है। जैसे सपोज कर लें ये एक डस्टर है, अब अगर मैं डस्टर को एक फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरा एक्शन जो है वो क्या है, डस्टर पे, और डस्टर का जो रिएक्शन है वो सिर्फ मेरे हाथ में। तो इसका मतलब इस पे एक अलग फोर्स लग रहा है और मेरे हाथ पे एक अलग फोर्स लग रहा है। हाँ, अगर दोनों फोर्सेस इसी एक डस्टर पे लग रहे होते एक्शन और रिएक्शन, तो या तो ये यूनिफॉर्म मोशन में होता या रेस्ट में होता। अब सपोज कर लें अगर मैं इस डस्टर को एक फोर्स यहाँ से लगाता हूँ और एक फोर्स यहाँ से लगाता हूँ, अब इन दोनों फोर्सेस का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस वजह से ये डस्टर जो है वो रेस्ट में है। अब क्या है, ये दोनों फोर्सेस एक ही डस्टर पे एक्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी अपोजिट है, लेकिन ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे या एक ही बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, और न्यूटन्स थर्ड लॉ के जो एक्शन रिएक्शन है वो अपोजिट बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अब इसी केस में जो ये मेरा हाथ इस डस्टर पे फोर्स लगा रहा है और डस्टर मेरे हाथ पे अलग एक फोर्स लगा रहा है, तो ये देख लें तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन है। लेकिन अगर ये दोनों फोर्सेस देख लें, एक इस हाथ का और एक इस हाथ का, तो ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, पर ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन अपोजिट डायरेक्शन है। तो हम कहते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ सिर्फ स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूटन्स थर्ड लॉ रेस्ट में भी अप्लीकेबल है, यूनिफॉर्म मोशन में भी अप्लीकेबल है, और अगर बॉडी एक्सेलरेटेड होगी या एक्सेलरेशन कर रही होगी तब भी अप्लाई होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब इसका जो दूसरा मिसकंसेप्शन आता है कि अब सपोज कर लें अगर मैं एक बॉल मारता हूँ दीवार पे तो वो बॉल वापस मेरी तरफ आता है। अब हम कहते हैं कि यार अगर एक्शन रिएक्शन इक्वल हैं तो मैं मानता हूँ कि मैंने बॉल फेंका दीवार पे और अब क्या हुआ, बॉल वापस आ गया, लेकिन दीवार ने मूव नहीं किया। मूव क्यों नहीं किया? जबकि ये इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस तो दोनों पे बराबर लग रहे हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, फोर्सेस दोनों पे बराबर लग रहे हैं, बॉल जो है, बॉल को मैं फेंक रहा हूँ, बॉल को टकरा के बॉल वापस आ रहा है, लेकिन बॉल मूव नहीं कर रही। उसका रीज़न ये है कि बॉल का जो मास है वो बहुत कम है और जो बॉल का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, और जो फोर्सेस लग रहे हैं इन दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन के, या जो बॉल
वाल पे फोर्स लगा रहा है वो इतना काफ़ी नहीं है कि वाल को मोशन में ला सके। जैसे आप सपोज़ कर लें, अगर एक 10 न्यूटन का वेट है और दूसरा 20 न्यूटन का वेट है। अब अगर मैं 15 न्यूटन यानी 15 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ इन दोनों को उठाने के लिए, तो मैं 10 न्यूटन या 10 न्यूटन वाले वेट को उठा लूँगा, क्योंकि मेरा फोर्स ज़्यादा है, उसको मैं मोशन में ला सकता हूँ मैं। लेकिन अगर अब मुझे 20 न्यूटन वाला वेट उठाना है तो मैं उठा नहीं सकूँगा, क्योंकि जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो है 15 न्यूटन यानी 15 न्यूटन। तो वो काफ़ी नहीं है उस 20 न्यूटन वाले वेट को उठाने में या मोशन दिलाने में। तो जो मोशन डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है मास पे।